वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी ने भूगोल का चैप्टर 7 जिसका नाम है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप यानी टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज का आज हम लोग थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे पॉइंट दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, वो सारे पॉइंटों को कवर करेंगे, सारे थ्योरी को कवर करेंगे। कोई भी पॉइंट, कोई भी थ्योरी हम लोगों का नहीं छूटेगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, आप क्लास करने बैठे हैं, वीडियो देखने बैठे हैं तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सभी चीज को नोट करेंगे। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो आपको क्लास करने का या फिर वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। कुछ समय के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपका जो नॉलेज लेवल जहां था फिर वहीं आप पहुंच जाएंगे। इसलिए नोट बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे आपको थ्योरी याद नहीं होगा। जब तक थ्योरी याद नहीं होगा तो क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दे पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हमको समझना है प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को डिटेल्स के साथ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये परिभाषित करते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप होता क्या है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि क्षेत्र में जितने कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, उसके बाद द्वितीय क्रियाकलाप यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल को उपभोग की वस्तु में बदलना ही क्या कहलाता है, द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। ठीक है, अब देखिए तृतीय क्रियाकलाप यानी टर्सरी एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, तृतीय क्रियाकलाप जो है वो उत्पादन और विनिमय को कहते हैं। क्या बोलते हैं, दो ही वर्ड आपको याद रखना है, उत्पादन और विनिमय को क्या बोलते हैं, तृतीय क्रियाकलाप बोलते हैं। ठीक है, विनिमय के अंतर्गत तीन चीज आता है, परिवहन, संचार और व्यापार। तो चलिए इसी को हम लोग एक थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन तथा विनिमय यानी प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। विनिमय के अंतर्गत परिवहन, संचार, व्यापार सम्मिलित होते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखनी है कि टर्सरी एक्टिविटी के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा आपका, पी यानी प्रोडक्शन और ई यानी एक्सचेंज। पी से प्रोडक्शन, ई से एक्सचेंज। पी का मतलब हो जाएगा यानी प्रोडक्शन यानी उत्पादन, ई से एक्सचेंज यानी विनिमय, और एक्सचेंज यानी विनिमय के अंतर्गत तीन चीज आ जाएगा। एक आ जाएगा आपका संचार हो जाएगा यानी कम्युनिकेशन, उसके बाद हो जाएगा आपका व्यापार यानी बिजनेस, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सीबीटी। ठीक है, यानी ई के अंतर्गत सीबीटी आ गया। यानी अब देखिए टर्सरी एक्टिविटी क्या है, तो पीई है। पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन। ई का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सचेंज यानी विनिमय, यानी उत्पादन तथा विनिमय ही क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है। और एक्सचेंज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सी से क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन, बी से क्या हो जाएगा बिजनेस, और टी से क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। ठीक है, यानी विनिमय के अंतर्गत तीन चीज आते हैं। ये आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप याद रखेंगे तृतीय क्रियाकलाप की परिभाषा को। तृतीय क्रियाकलाप में क्या क्या चीज आते हैं, इस चीज को आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें उत्पादन को परोक्ष यानी इनडायरेक्टली रूप से पारिश्रमिक के रूप में वेतन दिया जाता है। यानी तृतीय क्रियाकलाप में जो भी कार्य करते हैं, जो भी श्रमिक होते हैं, जो भी मतलब मजदूर कार्य करते हैं, मजदूर तो इसमें कार्य नहीं करता क्योंकि तृतीय जो क्रियाकलाप है वो प्रशिक्षण लोग जो होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, जो मतलब हाई कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट होता है जिसके अंतर्गत वो लोग ये कार्य को करते हैं। क्योंकि देखिए आप तृतीय क्रियाकलाप को देखिए, कृषि क्षेत्र में जो लोग ट्रेनिंग नहीं लिए रहते हैं, यानी जो लोग इतना पढ़े लिखे नहीं रहते हैं या फिर जो लोग इतना प्रशिक्षित नहीं रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, परिवहन होता है। अब परिवहन का मतलब कोई भी चीज का परिवहन, या आप किसी चीज का भी परिवहन, उसके बाद संचार यानी कम्युनिकेशन, उसके बाद व्यापार यानी बिजनेस। अब ये तीनों जो काम है उसके बाद प्रोडक्शन भी आ जाता है। ठीक है, ये चारों काम, परिवहन, उसके बाद संचार और व्यापार और प्रोडक्शन यानी उत्पादन, तो ये जनरल आदमी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। कोई आम आदमी ये सब काम को नहीं कर सकता, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अधिकतर तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, कुशल का मतलब हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट, मतलब उसके अंतर्गत क्या है, वो प्रशिक्षित है, वो ट्रेनिंग लिए हुए हैं। ठीक है, कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग लिया हुआ विशेषज्ञ तथा परामर्शदाताओं द्वारा होता है। यानी तृतीय क्रियाकलाप जो अधिकतर निष्पादित किया जाता है इसका, यानी तृतीय क्रियाकलाप जो अधिकतर होते हैं किनके द्वारा होते हैं, कौन करते हैं ये कार्य, प्रशिक्षित लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो ट्रेनिंग लिए हुए रहते हैं। क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत बड़े बड़े वर्क आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा,
उसके बाद क्या आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो ये आम पब्लिक नहीं कर सकता ना, जो आम मजदूर अगर घूम रहा है रास्ते में तो उनके लिए ये सब काम करना मुश्किल है, ये वो सब काम नहीं कर पाएगा, उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी उनको प्रशिक्षित होना पड़ेगा पहले, ठीक है, यानी उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो तृतीय क्रियाकलाप के मुख्य उदाहरण क्या क्या है, 3 है, परिवहन, व्यापार और संचार। परिवहन के अंतर्गत जो भी चीज का परिवहन कीजिए, ठीक है, या आप सामान का, वस्तु का परिवहन, या फिर आदमी का एक जगह से दूसरे जगह जाना, परिवहन। व्यापार के अंतर्गत क्या हो जाएगा, ट्रेड में बहुत सारे चीज आ जाएंगे, जो भी एक तरह से व्यापार होता है, बिजनेस होता है, ये सारा चीज व्यापार में आ जाएगा, ट्रेड में। उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन संचार सिस्टम जो है इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है समझ गए। एक तरह से तृतीय क्रियाकलाप देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप थोड़ा सा लो लेवल का कार्य होता है, एक तरह से मतलब वो काम को सब कोई कर सकता है कृषि क्षेत्र में, यानी किसान जो कार्य करता है वो काम को लगभग सब कोई कर सकता है, मतलब एक तरह से वो काम सब कोई कर सकता है। वो क्या है, कृषि क्षेत्र में जो कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। और द्वितीय क्रियाकलाप क्या हो जाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप से थोड़ा सा टफ हो जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि द्वितीय क्रियाकलाप में किसी चीज को बनाना होता है, मतलब कृषि क्षेत्र से कच्चा पदार्थ लिए जाते हैं और वहां कोई चीज बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। अब आ जाइए तृतीय क्रियाकलाप में, मतलब यहाँ प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे काम जो है कठिन होता जा रहा है, वैसे वैसे काम क्या है, मतलब बढ़ता जा रहा है, मतलब वैसे वैसे काम का जो स्पेशलाइज्ड है, यानी वैसे एक तरह से काम का जो एक तरह से गुण है वो क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी तृतीय क्रियाकलाप में क्या होते हैं समझ गए आप। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप। अब चतुर्थ क्रियाकलाप में बड़े बड़े कंपनी के मालिक आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि चतुर्थ क्रियाकलाप में बड़े बड़े कंपनी के मालिक जो वर्क करते हैं, सीईओ होता है, बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं, वो लोग का कार्य आ जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप में, ठीक है। देखिए व्यापारिक केंद्र यानी बिजनेस सेंटर, यानी बिजनेस सेंटर क्या, जहां बिजनेस होता होगा उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस सेंटर। यानी व्यापार मुख्य रूप से क्रय, वस्तुओं का क्रय तथा विक्रय है, सही बात। यानी बिजनेस जो है वह क्या है, वस्तु का क्रय और विक्रय है, वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं, यही क्या है, व्यापार है, बिजनेस है। फुटकर तथा थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, सही बात है। बच्चा बच्चा जानता है कि कोई भी व्यापार जो होता है, कोई भी बिजनेस जो होता है, उसका मकसद क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, ठीक है। यह सभी कार्य नगरों तथा कस्बों में होते हैं। कहाँ होंगे, नगर होंगे या फिर कस्बा में होंगे या फिर शहर में होंगे। नगर के अंतर्गत आ गया शहर आपका, ठीक है, नगर में होंगे या फिर गांव में होंगे, कस्बे में होंगे, ये सभी कार्य होते हैं। बिजनेस वाला कार्य यानी व्यापारिक कार्य होता है, ठीक है, व्यापारिक कार्य मतलब सामान खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तथा कस्बों में होते हैं जिसे व्यापारिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक केंद्र एक नगर भी हो सकता है, व्यापारिक केंद्र कस्बा भी हो सकता है, जहां व्यापार होता है, मतलब जहां वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है, उसको क्या बोलेंगे, व्यापारिक केंद्र बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रामीण विपणन केंद्र, यानी विपणन का अर्थ व्यापार से है, विपणन का मतलब क्या होता है, व्यापार, ठीक है। यानी ग्रामीण विपणन केंद्र अर्धनगरीय होते हैं। कहने का मतलब ये कि ग्रामीण विपणन केंद्र जो होता है अर्धनगरीय होता है। कहने का मतलब ये कि इसमें ज़्यादा शहर के सामान भी नहीं पाए जाते हैं और मतलब आधा आधी, मतलब आधा इधर आधा उधर, सेमी एक तरह से गुण पाया जाएगा। यानी अगर शहर होंगे तो शहर के लिए जो सामान होते हैं वहाँ आधा सामान लगभग मिल जाएगा आपको ग्रामीण विपणन केंद्र में, और आधा सामान जो मिलेगा वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ग्रामीण विपणन केंद्र अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। यह निकटवर्ती ग्रामीण बस्तियों का पोषण करते हैं तथा यह अल्पवर्धित यानी कम वृद्धि प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। ये क्या है, आपका ग्रामीण विपणन केंद्र है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रामीण विपणन केंद्र में अधिकांश जगह पर फुटकर व्यापार तथा मंडियां भी होते हैं तथा यहां व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती है। यानी ग्रामीण विपणन केंद्र, अब ग्रामीण में जो गांव में जो व्यापार केंद्र होंगे तो इतना विकसित नहीं होता है, वो इतना डेवलप नहीं होता है, वो इतना व्यावसायिक रूप से सेवाएं नहीं दे पाता है, वो इतना सुविकसित नहीं होता है, ठीक है। ये है आपका ग्रामीण विपणन केंद्र। अब नेक्स्ट देखिए, नगरीय बाजार केंद्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो नगरीय बाजार केंद्र इस प्रकार के केंद्र में अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती है। यानी नगरीय बाजार केंद्र जब नगर में चले जाएंगे तो वहां तरह तरह के सर्विस मिलेंगे, तरह तरह के सामान मिलेंगे। विशिष्ट मतलब होता है स्पेशल, यानी स्पेशलाइज्ड, यानी स्पेशल जो विशिष्ट कृत जो नगरीय सेवा होता है वो सारे चीज कहां मिलेंगे, नगरीय बाजार केंद्र में मिलेंगे, ठीक है। नगर क्या है, नगर एक प्रकार का नगरीय बाजार केंद्र है, ठीक है। यहां अनेक प्रकार की विशिष्टीकृत यानी स्पेशलाइज्ड वस्तुओं एवं सेवाएं उपलब्ध रहती है। वस्तु और सेवा कहां उपलब्ध रहती है, नगरीय बाजार केंद्र में। यानी स्पेशल यानी विशिष्टीकृत, खास, यह केंद्र विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार। यानी जो नगरीय बाजार केंद्र है ये विनिर्मित मतलब विनिर्माण आपको पढ़ाया गया। अब देखिए फिर याद कीजिए आप द्वितीय क्रियाकलाप में आपको क्या पढ़ाया गया था, विनिर्माण के बारे में। विनिर्माण क्या होता है कि किसी भी चीज से, कच्चे माल से, खनिज से, जो भी चीज होता है कच्चा पदार्थ, उससे उपयोग की वस्तु तैयार करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है, ठीक है। तो विनिर्माण क्या है,
एक प्रकार का वस्तु को बनाने का तरीका है, बनाने का प्रोसेस है। यानी यहाँ जो होता है नगरीय बाजार में वस्तुओं का विनिर्माण भी होता है, मतलब वस्तु को बनाया भी जाता है, पदार्थ का निर्माण भी होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, वो पदार्थों को बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध करा देता है नगरीय बाजार, ठीक है। तो जैसे कि श्रम बाजार हो गया, एक प्रकार का क्या है, बाजार है, ठीक है। ये सारे चीज होते हैं नगरीय बाजार केंद्र के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनमें व्यवसायिकों की सेवाएं शैक्षणिक संस्थाओं जैसे परामर्शदाता, अध्यापक, वकील आदि उपलब्ध होते हैं। यानी नगरीय बाजार केंद्र में क्या होता है कि इसमें व्यवसायिकों की सेवा हो गया, शैक्षणिक संस्था हो गया, परामर्शदाता हो गया, अध्यापक हो गया, वकील हो गया आदि उपलब्ध रहते हैं नगरीय बाजार केंद्र में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। आवधिक मतलब का क्या होता है, अवधि का मतलब समझ देना, अवधि का मतलब होता है टाइम पीरियड, मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, समय का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं अवधि, ठीक है, यानी अंतराल। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार यानी ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे बाजार ऐसे हैं जो सप्ताह में लगता है, मतलब सप्ताह में एक दिन वो बाजार लगता है और सभी जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो जाते हैं उस दिन और सामान खरीद के आ जाते हैं और सभी लोगों को पता होता है कि वहां बाजार कब लगता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र जहां नियमित रूप से बाजार नहीं लगते हैं वहां कुछ समय के लिए या फिर कुछ कालिक क्षण के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ घंटे या फिर कुछ दिन के लिए अंतराल पर स्थानीय बाजार लगाए जाते हैं, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि हमेशा बाजार नहीं लगता है, सप्ताह में एक दिन लगेगा या फिर दिन में 1 घंटा लगेगा या फिर 2 दिन में 3 दिन में 1 घंटा 2 घंटा लगेगा या फिर 4 दिन में 1 दिन लगेगा, मतलब टाइम पीरियड, मतलब हमेशा नहीं, यानी कुछ समय के लिए, यानी कुछ अंतराल के लिए बाजार लगाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार बोले जाते हैं, ठीक है। यह बाजार किसी निश्चित दिन या तिथि में लगते हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। कोई निश्चित दिन में लगेगा, सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं कोई निश्चित दिन में लगेगा, फ्राइडे या फिर सैटरडे या फिर मंडे, कोई भी दिन हो सकता है, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते हैं। मतलब जो बिजनेस होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो दुकानदार होते हैं ऐसे बाजार के, तो वो दुकानदार एक ही बाजार में नहीं होते हैं, वहाँ एक बाजार में अपना सामान बेच लिया, मान चलिए कोई ये क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ क्षेत्र है, यहाँ एक बाजार लगता है जिसका यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र में आवधिक बाजार है, यहाँ दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में आवधिक बाजार है, और यहाँ बिजनेसमैन ए है यानी दुकानदार ए है, तो यहाँ अगर मंडे को अगर बाजार लगता है ये एरिया में और यहाँ संडे को लगता है, ठीक है, तो ये संडे को यहाँ जाएगा, यही बिजनेसमैन ये संडे को बाजार लगा देगा, अपना दुकान का सामान बेच लेगा, फिर ये सामान लेकर के मंडे को कहाँ चल जाएगा, ये वाला बाजार में चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बाजारों में दुकानदार हमेशा बेचते रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं, मतलब घूम घूम करके उनको पता रहता है कि आज मार्केट फला जगह लगने वाला है, आज का जो मार्केट है ये दूसरा जगह लगने वाला है, या फिर आज जो मार्केट है तीसरा जगह लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारे चीज पता होता है बाजारों में, जो दुकानदार होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के आवधिक बाजार में उन लोगों को ये चीज पता रहता है और वो हमेशा क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, फुटकर व्यापार, ठीक है, यानी फुटकर व्यापार आप समझते हैं, आप अगर गए होंगे शहर में घूमने के लिए, नगर में घूमने के लिए, सड़क के किनारे जो व्यापार होता है, जो सामान बेची जाती है, वही क्या है, आपका फुटकर व्यापार है। फुटकर में बेचने यानी फुटपाथ पर जो बाजार होती है, फुटपाथ पर जो बाजार लगे रहते हैं, फिर दुकान जो लगे रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फुटकर व्यापार कहते हैं, ठीक है। ये सब व्यापारिक क्रियाकलाप है, ये क्या है, ये सब व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्येक क्रय से संबंधित है, विक्रय से संबंधित है। क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। यानी फुटकर व्यापार में क्या होता है कि डायरेक्टली कस्टमर को सामान हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यानी सामान विक्रय किया जाता है, सामान दिया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। फुटकर व्यापार में बड़े स्तर पर सबसे पहले परिवर्तन लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। यानी उपभोक्ता सहकारी समुदाय क्या होता है, उपभोक्ता सहकारी समुदाय कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के लिए अधिकार की रक्षा करती है, और उपभोक्ता सहकारी समुदाय जो है इन्हीं का हाथ है फुटकर व्यापार को अपना अस्तित्व लाने में। यानी फुटकर व्यापार का अस्तित्व कायम करने में किसका हाथ है, फुटकर व्यापार यानी एक तरह से उपभोक्ता सहकारी समुदाय का हाथ है, यानी जो क्या करती है, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा करती है। अब नेक्स्ट देखिए आपका विभागीय भंडार। विभागीय भंडार क्या होता है कि यह एक बड़ी फुटकर संस्था है, ये जो है एक पर फुटकर संस्था। विभागीय भंडार क्या होता है, यानी एक प्रकार का बड़ा से बड़ा फुटकर संस्था होगा, जिनके अंतर्गत अनेक प्रकार की वस्तुओं का फुटकर व्यापार होती है तथा इसके प्रबंधक भी होते हैं, ठीक है। यानी विभागीय भंडार ये भी एक प्रकार का संस्था ही मान लीजिए, जो फुटकर व्यापार का बहुत बड़ा संस्था है, और इनके अंतर्गत बहुत सारी वस्तु होती है। जो भी वस्तु फुटकर बाजार में या फिर फुटकर व्यापार में बेची जाती है, वो सारे वस्तुओं का कलेक्शन यानी जो भंडार होता है वो कहाँ होता है, विभागीय भंडार में होता है, और इसके प्रबंधक यानी मैनेजर भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए श्रृंखला बाजार, यही क्या है, श्रृंखला भंडार यानी चैन स्टोर। यह अत्यधिक सामान को कम दाम में खरीदते हैं तथा आवश्यकता अनुसार अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं, ठीक है।
यानी श्रृंखला भंडार। अब देखिए इसका क्या खासियत है, ये इनको जरूरत पड़ने पर क्या होता है कि ये जरूरत पड़ने पर अपना सामान खरीद भी लेता है, यानी जो सामान की उनको जरूरत है वह सामान खरीद भी लेगा, अगर जरूर वह सामान अगर नहीं मिला उनको तो वो खुद से निर्माण कर लेगा। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी विशेषता है इनकी श्रृंखला भंडार की, चैन स्टोर की, कि ये अगर इनको सामान की अगर जरूरत पड़े, ज़्यादा अगर सामान अत्यधिक सामान को खरीदने की जरूरत पड़े तो वह क्या कर लेते हैं, कम दाम में खरीद लेते हैं। और अगर क्या पड़े आवश्यकता अनुसार अगर विनिर्देश दिया जाए, अपने फॉर्म को विनिर्देश देते हैं, आदेश देते हैं अपने लेबर को, श्रमिकों को, और सीधे वस्तु का निर्माण करवा लेते हैं। ठीक है, यानी विनिर्माण करा लेते हैं। ये क्या है, श्रृंखला भंडार यानी चैन स्टोर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थोक व्यापार यानी होलसेल ट्रेड। होलसेल का मतलब नाम सुने होंगे, होलसेल का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा वस्तु को एक ही बार में खरीदना, बहुत सारी वस्तु को एक ही बार में बेचना, थोक व्यापार कहलाएगा। ठीक है, होलसेल ट्रेड कहलाएगा। देखिए इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, इस प्रकार के व्यापार में व्यापारी भारी मात्रा में उत्पादकों से वस्तु खरीद क्रय करते हैं। यानी जो उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक कौन होते हैं, फर्म के मालिक होते हैं, जो उत्पादन करता है वो क्या उत्पादक है। तो भारी मात्रा में एक दो यूनिट नहीं, 2-4 यूनिट नहीं, यानी बहुत सारा वस्तु को खरीद लेगा, भारी मात्रा में उत्पादकों से क्रय कर लेगा, वस्तु का क्रय कर लेते हैं तथा उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारों को बेचते हैं। यानी अब देखिए फुटकर व्यापार वो भी एक प्रकार का बिजनेस करता है, यानी ये थोक व्यापार जो है बीच वाला व्यापार हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि थोक व्यापार में जो कार्य करते हैं, थोक व्यापार क्या होता है कि बड़े बड़े होलसेल में जाएंगे, बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े होलसेल में जाएंगे और वो सामान को खरीदेंगे, बड़े बड़े गाड़ियों में ला देंगे, उसको बड़े बड़े गाड़ी में उसको ओवरलोड करेंगे और वो क्या करेंगे, जाकर के जो फुटकर व्यापार होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं उसको जाकर के बेचेंगे। ये डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचता है, यानी थोक व्यापार में सामान डायरेक्टली कस्टमर के हाथों नहीं बेचा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक व्यापार बड़े बड़े गोदाम में जाते हैं, भंडार में जाते हैं, वहां से बहुत सारी वस्तुओं को एक ही बार में खरीदते हैं और वो वस्तु को लाकर के फुटकर व्यापारियों के पास बेचते हैं, यानी बिजनेसमैन के पास ही बेचते हैं। अब ये फुटकर व्यापारी क्या करता है, वो सामान को कस्टमर के हाथ बेचता है, यानी जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, उनके हाथों बेचता है। ये आपका क्या है, थोक व्यापार। यानी थोक व्यापार का जो निर्माण हुआ, बिचौलिया समझते हैं ना, बीच में जिसका कोई काम नहीं होता, बीच में संबंध स्थापित कराता है, यानी बिचौलिया का कारण ये थोक व्यापार अपना अस्तित्व में आया है। थोक व्यापार का निर्माण अनेक बिचौलिए तथा सौदागरों द्वारा होता है। ठीक है, थोक व्यापार, थोक विक्रेता अधिकतर फुटकर भंडारों को उधार में अपना वस्तु देते हैं। यानी थोक व्यापार जो है अधिकतर क्या करेगा, फुटकर जो व्यापार होते हैं उनके पास तो पैसा नहीं रहता है, वो कहते हैं, फुटकर व्यापार वाला कहते हैं कि दो हम सामान बेच देंगे, जितना हमको फायदा होगा वो फायदा हम रख लेंगे और तुमको जितना बनेगा वो दे देंगे। ठीक है, जो मतलब एक तरह से थोक व्यापार जो बनता है, थोक व्यापार के जो मालिक होते हैं उनको बोलते हैं कि आपका जितना बनेगा उसका रुपया आपको दे दिया जाएगा, आपका जितना वस्तु का दाम है वो आपको दे दिया जाएगा, आप हमको उधार दे दीजिए। ठीक है, यानी थोक विक्रेता अधिकतर फुटकर भंडारों को उधार में अपना वस्तु दे देते हैं। ठीक है, ये होगा आपका थोक व्यापार। अब देखिए परिवहन में आपको आना है, व्यापार तो आप समझ लीजिए क्योंकि आपको पता है उत्पादन और विनिमय आते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर का नाम क्या है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय के अंतर्गत क्या आते हैं, परिवहन, व्यापार और संचार। तो व्यापार हम लोग तो पढ़े, अब देखिए आपको परिवहन में आना है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि परिवहन से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी बात है, आप वहाँ लिखेंगे ये एक ऐसी सेवा है जिसमें व्यक्तियों द्वारा या फिर जिसमें क्या है, जिससे व्यक्तियों उत्पादित वस्तुओं और संपत्तियों को भौतिक रूप से एक जगह से दूसरे जगह लाया जाता है। ठीक है, यानी फिर भेजा जाता है। यानी एक परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसमें व्यक्ति हो या फिर उत्पादित वस्तु हो या फिर संपत्ति हो, उसको फिजिकली यानी भौतिक रूप से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। आधुनिक समय में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग में सहायता प्रदान करने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका रहती है तथा इस पूरी जटिल प्रक्रिया में वस्तु का दाम बढ़ जाता है। अब देखिए कहने का मतलब ये हुआ, परिवहन के कारण अगर कोई सामान, अगर दिल्ली में कोई बड़ा फैक्ट्री है, दिल्ली में अगर वो बड़ा फैक्ट्री है, वो सामान वो फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, तो वो सामान को बिहार लाते हुए या फिर यूपी लाते हुए या बिहार में लाते हुए या फिर बंगाल में लाते हुए परिवहन में खर्चा पड़ता है ना, तो परिवहन में खर्च पड़ता है, एक प्रक्रिया है, परिवहन क्या एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वस्तु का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि वस्तु को वहां से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो वह भाड़ा जो लगेगा, यानी जो पेट्रोल खर्च होगा, जो ईंधन जलेगा गाड़ी में, तो उनको भी उसी में ऐड कर लिया जाता है, जिसके कारण परिवहन प्रक्रिया से वस्तुओं का दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, परिवहन क्या होता है समझ गए, वस्तु, व्यक्ति या फिर संपत्ति को, संपत्ति के अंतर्गत संसाधन आ जाएंगे। संपत्ति का मतलब आप
ये नहीं समझ लेंगे कि संपत्ति का मतलब रुपया, पैसा या फिर धन, ऐसा कुछ नहीं। संपत्ति के अंतर्गत आपका संसाधन आ जाएगा, चाहे वो आपका संसाधन मूर्त रूप में हो या फिर अमूर्त रूप में हो, ठीक है। यानी संसाधन आपका हो जाएगा आपका जो भी संसाधन है, घर है या फिर आपके पास जो भी संसाधन है, वो सारे संसाधन को एक जगह से दूसरे जगह फिट अगर किया जाएगा, फिक्स अगर किया जाएगा, तो वो किसके माध्यम से किया जाएगा? परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जाल तंत्र तथा पहुंच। जाल तंत्र तथा पहुंच, परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होने से अलग अलग जगह आपस में जुड़कर एक जाल तंत्र का निर्माण करती है। यानी पहले जो सड़क नहीं था, यानी हाईवे नहीं थे, पहले कोई सड़क नहीं था, कोई वायु मार्ग नहीं था, कोई जल मार्ग नहीं था, ठीक है। तो पहले क्या थे? सभी जगह बिखरे हुए थे, ठीक है, जब सभी जगह आपस में जुड़े हुए नहीं थे। अब क्या हुआ कि ये जाल तंत्र का निर्माण कैसे हो गया? परिवहन सुविधा आ गई, ठीक है। तरह तरह के क्षेत्र जो है वो सड़क के माध्यम से आपस में जुड़ गए, तरह तरह के क्षेत्र वायु परिवहन या फिर एक तरह से जल परिवहन के माध्यम से जुड़ गए। तो यहाँ एक प्रकार का क्या हुआ कि परिवहन का मतलब एक तरह से परिवहन करने का जो माध्यम है उसका जाल बिछड़ गया। यानी परिवहन व्यवस्था विकसित होने पर अलग अलग जगह आपस में जुड़ गए और ये एक प्रकार का जाल का निर्माण कर लिया, यानी जाल तंत्र का निर्माण कर लिया। इसी को क्या बोलेंगे? जाल तंत्र तथा पहुंच। जब जाल तंत्र ज्यादा होगा तो पहुंच भी अच्छी होगी, पहुंच भी मतलब जल्दी हो जाएगा, पहुंच होने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। जाल तंत्र का अगर विकास ज्यादा होगा, मतलब सड़क परिवहन का विकास अगर ज्यादा होगा, दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु एवं एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है, ठीक है। यानी नोड जो होता है एक तरह से, अब देखिए नोड का मतलब ये हुआ कि दो रोड अगर कहीं मिल रही है, दो सड़क अगर कहीं मिल रही है, दो सड़क, एक सड़क इधर जा रहा है, एक सड़क इधर जा रहा है, ठीक है। मतलब ये यहाँ जो नोड है, नोड का मतलब होता है दो सड़क का संयोजन, और दो नोड अगर मिलती है उसको बोलते हैं योजक। यानी दो सड़क का संयोजन उसको बोलते हैं नोड। अगर दो नोड आपस में मिले तो उसको क्या बोलते हैं? योजक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, परिवहन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो आपको बताना, ठीक है। परिवहन जो होता है, परिवहन की मांग जनसंख्या की आकार से प्रभावित होता है। जनसंख्या के आकार से कैसे प्रभावित होता है? किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या है तो वहां परिवहन ज्यादा होगा, ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे अपना काम करने के लिए, ज्यादा परिवहन की जरूरत पड़ेगी, उन लोगों के पास ज्यादा संसाधन होगा, ज्यादा संसाधन होगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए उनको परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो जनसंख्या की पर डिपेंड करता है, सिंपल बात है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जनसंख्या ही फैक्टर है इसका, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जनसंख्या का अगर जितना बड़ा होगा परिवहन का मांग भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। जनसंख्या अगर बड़ा होगा, जनसंख्या का आकार ज्यादा होगा तो परिवहन का मांग भी क्या होगा? ज्यादा होगा। परिवहन प्रभावित करते हैं किसको? जनसंख्या किसको प्रभावित करते हैं? परिवहन को प्रभावित करते हैं। ये बहुत बड़ा क्या है? कारक है, ठीक है। समझ गए क्या होता है? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है संचार के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन सभी सेवाओं एक महत्वपूर्ण सेवा संचार सेवा है। शब्दों, विचारों और संदेशों का प्रेषण ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी शब्द आपके मन में चल रहा है, कोई भी विचार है आपके मन में, कोई भी संदेश है, कोई भी उसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जो हम लोग सेंड करते हैं, सेंड का मतलब होता है प्रेषण, प्रेषण का मतलब होता है सेंड। यानी सेंड जो हम लोग करते हैं, मोबाइल में सेंड नहीं करते, मैसेज सेंड, तो उसी को हिंदी में बोला जाता है प्रेषण, ठीक है। अपने शब्द को, अपने विचार को, अपने संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक आदमी से दूसरे आदमी तक जो पहुंचाया जाता है, जो प्रेषण किया जाता है, जो सेंड किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन यानी संचार बोलेंगे, ठीक है। परिवहन के सभी रूपों को संचार पद कहा जाता है। यानी परिवहन के जितने रूप हैं वो सारे रूपों को क्या बोलते हैं? संचार पद कहते हैं। जहां परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहां संचार का फैलाव आसान होता है। अब देखिए जहां परिवहन का जाल तंत्र अच्छा होगा, जहां परिवहन का जाल तंत्र सक्षम होगा, वहां क्या होगा कि परिवहन एक तरह से संचार ज्यादा होगा, परिवहन का एक तरह से संचार पद ज्यादा विकसित होगा, संचार की सुविधा अच्छी होगी, ठीक है। विश्व में अभी भी बड़ी मात्रा में डाक का निपटारा डाकघरों के द्वारा हो रहा है। अभी हाल की बात की जाए तो अभी डाक में अभी देखिए टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, इसके माध्यम से होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अभी संचार का विकास नहीं हुआ है। तो विश्व में अभी भी बहुत बड़े मात्रा में बहुत बड़े क्षेत्र हैं, यानी अभी भी बड़ी मात्रा में डाक का संचालन, डाक का जो निपटारा होता है वो डाकघरों के द्वारा होता है, ठीक है। ये समझ गए संचार क्या होता है। तो ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा, एक प्लीज 1 मिनट रिपीट कर लीजिए, रिपीट करने से बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपको पता चल जाता है कि पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। संचार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि परिवहन को कौन सा कारक प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जाल तंत्र क्या है, परिवहन क्या है, थोक व्यापार, श्रृंखला भंडार, विभागीय भंडार, फुटकर व्यापार क्या होता है, क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार क्या है,
नगरीय बाजार क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण विपणन केंद्र क्या है, व्यापारिक केंद्र क्या है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि तृतीय क्रियाकलाप यानी टर्सरी एक्टिविटी किसको बोलते हैं। ठीक है, टर्सरी एक्टिविटी उत्पादन और विनिमय, विनिमय के अंदर क्या क्या चीज आ जाएंगे, परिवहन, संचार और व्यापार। ठीक है, ये सारे चीज को आपको याद रखना है। तो चैप्टर 7 का ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो को आप कवर कीजिए, नोट बनाइए, पार्ट 2 वीडियो आएगा, पूरा चैप्टर आपका कवर करने की कोशिश किया जाएगा। हाँ, अभी तक जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में प्लीज आपका जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको चैनल पर तैयारी कराई जाती है, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा यानी कंप्लीट रूप से आपको तैयारी कराई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।